मेरा नाम नज़मा है। बंगाल में औरतें फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले अपनी नाभि पर आखिर लहसुन का रस क्यों लगाती थी? ये एक बहुत खूबसूरत सुबह थी। मैं अपनी चाची के साथ नाश्ता बनाने में बिजी थी। मेरी चाची का छोटा भाई अयान मेरे सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थीं, और ये ऐसी नज़रें थीं जो मुझे खुश कर रही थी। क्योंकि मैं अयान को पसंद करती थी, चाची का भाई यहाँ पर आता जाता रहता था, और वह भी मुझे बहुत पसंद करता था। मेरी उम्र 17 साल थी, लेकिन मुझे अयान से प्यार हो गया था। कम उम्र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, और वह भी मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग्स रखता था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज का सूरज मेरी जिंदगी में अंधेरा लाने वाला है। आज के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। चाची का भाई 2 दिन से यहाँ पर आया हुआ था। अयान नाश्ता करने के बाद नौकरी के लिए निकल गया था, और मैं चाची के साथ घर के कामों में बिजी हो गई थी। मेरी माँ और मेरे पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। वह लोग मुझे काफ़ी सालों पहले इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे, और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। चाची मेरी माँ की जगह तो नहीं ले सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इज्जत की छत दी हुई थी। काम करते हुए टाइम का मुझे पता ही नहीं चला, और दोपहर हो गई थी। चाची अपने कार आराम करने के लिए जा चुकी थी, और मैं किचन की सफाई करने के लिए किचन में रह गई थी। इतनी ही देर में मुझे दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई। मैं जैसे ही दरवाजे पर गई तो दरवाजे पर एक अजीब सा लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था, जिनकी नज़रों में ऐसी चुभन थी कि मैंने जल्दी से उसे देखकर अपने कपड़े ठीक किए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और कभी कभी यही बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया करती थी। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ पर लड़के मुझे गौर से देखते थे। इसीलिए मैं ज़्यादातर घर से बाहर निकलती तो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती थी, और इस टाइम भी मैं अपनी खूबसूरती को छुपाने की कोशिश करने लगी थी। वो आदमी मुझे चाची के बारे में पूछ रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा था ताकि अंदर जाकर चाची को बुला लाऊं, लेकिन उस आदमी ने दरवाजे पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई गैर थोड़ी हूं, जाओ जाकर अपनी चाची को बुला लाओ। उसकी बात मुझे बहुत ही अजीब सी लगी थी। मैं पहली बार इस आदमी को यहाँ पर देख रही थी, और वह कह रहा था कि वह मेरे लिए कोई गैर नहीं है। मुझे दरवाज़ा खुला हुआ छोड़कर अंदर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। इसीलिए मैं फौरन अंदर की तरफ भागी और चाची को इस बारे में बताया कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। उसके हुलिये के बारे में सुनते ही चाची के चेहरे का रंग बदल गया था। वो कहने लगी कि तुम्हें दरवाजे पर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम किचन का काम खत्म करो। उनकी बात सुनकर मैं किचन में पहुंच गई थी, और चाची दरवाजे पर चली गई थी, और फिर मुझे चाची की थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई देने लगी थी। वो उस आदमी से क्या बात कर रही थी, यह तो मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो बहुत ही खामोशी के साथ और चुपके चुपके की जा रही थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि चाची इस आदमी से क्या बात कर रही है, और यह आदमी कौन है जो चाची से ही बात करने के लिए यहाँ पर आया है। कुछ ही देर गुजरी थी कि चाची मेरे पास आई और कहने लगी कि इस आदमी के बारे में तुम्हें अपने चाचा या फिर मेरे भाई अयान को इस बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। चाची की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। चाचा जी रोज़ सुबह सवेरे दूसरे शहर में काम करने के लिए जाते थे और रात को ही घर वापस आते थे, लेकिन वह दिन में कई बार चाची को फ़ोन करके उनसे बात करते थे और मेरे भी हाल चाल लेते रहते थे। चाचा चाची की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए चाचा मुझे अपनी बेटी समान ही समझते थे। चाचा जी मेरी बहुत परवाह करते थे, इसीलिए चाची ने मुझे सख्ती से समझा दिया था कि मुझे उन्हें कोई भी बात नहीं बतानी है। लेकिन मेरे दिल के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया था कि यह आदमी कौन है जिनके बारे में चाची सबसे छुपाना चाहती है। मुझे तो वह कोई बदमाश आदमी लग रहा था, लेकिन मेरी चाची का उससे क्या संबंध था। फिलहाल चाची की बात सुनकर मैंने अपनी ज़बान पर ताला लगा लिया था, और ना ही मैंने इस बारे में अयान से कोई बात कही थी, और ना ही चाचा जी से कुछ कहा था। मैंने सोच लिया था कि आज नहीं तो कल खुद यह बात सब लोगों को पता चल जाएगी, क्योंकि मेरा मानना था कि कोई भी बात ज़्यादा दिन नहीं छुप सकती। और फिर इसी रात अयान मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि जल्दी ही मैं अपनी बहन से तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि अब जल्दी ही हमारी शादी हो जाए। अयान की बात सुनकर मैं हंस दी थी, क्योंकि मैं अभी 17 साल की थी और वह 23 साल का हो गया था, और फिर अभी उसकी परमानेंट नौकरी भी नहीं लगी थी।
वह बस थोड़े बहुत ही पैसे कमाता था। फिर वो मुझे कैसे अपने घर में रखता? इतनी जल्दी तो हमारी शादी मुमकिन ही नहीं थी। मगर अय्यान का कहना था कि कुछ बातें हैं जिनकी वजह से वह जल्दी ही मुझसे शादी करना चाहता है, और वो अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश हर दिन कर रहा है, और फिर वह मुझे लेकर नौकरी के लिए दूसरे शहर में ही शिफ्ट हो जाएगा। मुझे इस बात पर भला क्या एतराज़ हो सकता था? मैंने उससे कह दिया था कि अगर चाची मानती है तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ये सुनकर अय्यान को बहुत खुशी हुई थी और उसने खुशी से मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। उसके इस तरह से छूने से मुझे बहुत शर्म आ रही थी। वो दिन तो खामोशी से गुजर गया था और कुछ दिन बाद वह आदमी फिर से हमारे घर आ गया था। वो आदमी आज सीधा दरवाजे से घर के अंदर चला आया था। अब की बार चाची ने उसे अपने कमरे में बैठा दिया था। मैं किचन में मौजूद थी। तभी अचानक चाची भी किचन में आ गई। उन्होंने एक लहसुन उठाया और मुझे कहने लगी कि तुम्हें मेरे कमरे की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि मैं खुद तुम्हें आवाज़ ना दूं। मैंने बड़ी हैरानी से अपनी चाची के हाथ में पकड़ा हुआ लहसुन देखा था और वो खामोशी से वापस अपने कमरे में चली गई थी और मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी थी। 1 घंटा ऐसे ही गुजर गया था और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे चाची ने आवाज़ देकर ठंडा पानी लाने के लिए कहा। मैं 2 ग्लास ठंडा पानी लेकर चाची के कमरे के दरवाजे तक जैसे ही पहुंची तो वह दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, और बातें करते करते मुझे देखकर तभी खामोश हो गए। मेरी नज़र खुद ब खुद अपनी चाची पर ठहर गई थी, क्योंकि उनकी हालत कुछ बदली बदली सी मालूम हो रही थी। उनके बाल तो अच्छी तरह से बंधे हुए थे, लेकिन अब उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अजीब हालत में हो रहे थे। इससे पहले कि मैं और गौर से चाची का जायजा लेती, वह आदमी चाची को कहने लगा कि यह तुम्हारी बेटी है। ये तो बड़ी ही खूबसूरत और जवान है। तुम इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? इसके लिए तो तुम्हें आसानी से रिश्ता मिल जाएगा। अब तुम्हारी उम्र हो रही है, अब इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। इस आदमी की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो मेरे लिए अनजान आदमी था। वह न सिर्फ मेरी जवानी की तारीफ कर रहा था, बल्कि उसने मेरी शादी के बारे में भी बात छेड़ दिया था। वो पता नहीं कौन था जो इतना खुलकर मेरी चाची से बातें कर रहा था। और फिर चाची भी हंसकर उसे कहने लगी कि हाँ, अब इसकी शादी ही तो करनी है मुझे, यही मेरी जिम्मेदारी है। मेरी तो अब उम्र हो रही है, लेकिन यह अब जवान हो गई है। मैं शर्म की वजह से फौरन वहां से निकलकर वापस आ गई थी। चाची उस अनजान आदमी के सामने जिस तरह से मेरी जवानी के बारे में बातें कर रही थी, मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था, और उन दोनों के बीच फिर से बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ देर के बाद वह आदमी वापस गया तो चाची ने मुझे फिर से यही समझाया कि अय्यान को और अपने चाचा जी को इस बारे में कुछ मत बताना। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि अचानक उसी समय अय्यान घर पर आ गया था। तबीयत खराब होने की वजह से वह अपने घर जाने की बजाय यहां पर आ गया था। उसने उस आदमी को घर से निकलते हुए देखा तो फौरन मेरे पास चला आया और मुझसे पूछने लगा कि ये आदमी कौन था और यहां पर क्यों आया था। मैंने इनकार करते हुए सर हिला दिया और कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। ये आदमी चाची से मिलने के लिए आया था। अय्यान सीधा चाची से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया, और फिर ना जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों के चीखने चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। चाची अय्यान को बुरा भला कह रही थी। अय्यान आगे से चाची को बहुत जवाब दे रहा था। ना जाने उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। मुझे इस बारे में तो कुछ पता नहीं था, लेकिन इतना आइडिया ज़रूर था कि बात कुछ ज्यादा ही बड़ी है और शायद उस अनजान आदमी से जुड़ी हुई है। काफ़ी देर बाद जब अय्यान चाची के कमरे से बाहर आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। वो सीधे स्टोर रूम में चला गया और जाकर बंद हो गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आज वह हमारे घर पर ही रुकने वाला था। उसके बाद चाची भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। रात के खाने के टाइम पर जब मैं चाची को बुलाने के लिए गई तो चाची बहुत ही गुस्से में थी और कहने लगी कि जो तुम जाकर खाना खा लो और सो जाओ। उनके बिहेवियर मेरे साथ बहुत ज्यादा गुस्से से भरा था। पता नहीं अय्यान ने कौन सा हंगामा खड़ा कर दिया था कि जिस बात का गुस्सा मुझ पर निकल रही थी। मैंने चाची से इस बारे में पूछना भी चाहा कि क्या हुआ है, तो वह कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है और यहां से दफा हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं आंसू बहाती हुई उनके कमरे से निकल आई थी और लगातार फूट फूट कर रो रही थी।
आज मुझे बड़ी बेचैनी के साथ अपने माता पिता याद आ रहे थे। मैं अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटी तो मेरे दिमाग में बस यही बात आ रही थी कि अय्यान ने अपनी बहन से न जाने किस बात पर झगड़ा किया है। क्या उस अनजान आदमी की वजह से उसका और चाची का झगड़ा हुआ है? स्टोर रूम का दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था, वरना मैं उससे जाकर जरूर पूछती। अय्यान जब भी हमारे घर पर आता था वह स्टोर रूम में ही ठहरता था, क्योंकि हमारा घर छोटा था और सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में चाचा और चाची रहते थे और दूसरे कमरे में मैं रहती थी, और एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था जहां पर अय्यान कभी कभी ठहर जाता था। मुझे सुबह होने का इंतजार था। सुबह मुझे या तो यह बात चाची से पता चलनी थी या फिर मुझे अय्यान से ही पूछनी थी। लेकिन अगली सुबह उससे भी ज्यादा कुछ अजीब हुआ। जब मैं सोकर उठी तो अय्यान घर से जा चुका था और चाची भी खामोशी से घर का काम कर रही थी। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और उनका बिहेवियर देखते हुए मैं भी उनसे कुछ नहीं पूछ सकी। सुबह उठते ही मेरा पहला काम सफाई करना था, इसीलिए मैं सीधा सफाई करने में बिजी हो गई और चाची के कमरे की सफाई करने के दौरान मुझे वहां लहसुन का टुकड़ा पड़ा हुआ मिल गया, जिसे चाची किचन से लेकर अपने कमरे में गई थी। मैं सोच रही थी कि चाची लहसुन क्यों उठाकर लाई थी। आखिर उस अनजान आदमी को इस लहसुन का क्या करना था? या फिर चाची ने उस लहसुन का इस्तेमाल किया था? क्योंकि वो बहुत ही दबा हुआ लग रहा था, उसे खाया नहीं गया था, उसका छिलका भी उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका रस निकाला गया है। रूम की सफाई करते टाइम मैंने उसे फेंक दिया था और सफाई में बिजी हो गई। फिर शाम के टाइम चाची मुझसे कहने लगी, चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता था, चाची मुझे अपने साथ मार्केट ले जाती थी। मैंने अपना दुपट्टा लिया और उनके साथ चल पड़ी। लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं। चाची ने रिक्शा किया और हम रिक्शा में बैठकर चल पड़े। लेकिन मैं हैरान रह गई थी जब रिक्शा वाले ने मार्केट को क्रॉस कर दिया। मैंने चाची से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं? बाजार तो पीछे निकल गया है। वो कहने लगी, दूसरा सामान खरीदना है इसलिए दूसरे मार्केट जा रहे हैं। उनका बिहेवियर मुझे पहले से कुछ बेहतर लग रहा था और काफी देर के बाद हम एक अजीब से बाजार में पहुंच गए। यहां भीड़भाड़ तो थी, लेकिन लोग काफी अजीबोगरीब मालूम हो रहे थे। हम रिक्शा से उतरे तो चाची मुझे किसी दुकान के बजाय बाजार के पीछे बने हुए एक घर में ले गई। एक बड़ी उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला और चाची को देखकर मुस्कुराने लगी। चाची कहने लगी, इसे अपने पास रखो, मैं माल के सही दाम लगवा कर आती हूँ। मैंने चाची को परेशानी से देखा कि वह मुझे अपने साथ ले जाने के बजाय यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रही है। चाची ने मेरा चेहरा देखा तो कहने लगी, परेशान मत हो, ये भी तुम्हारी चाची ही है। तुम यहाँ बेफिक्र होकर बैठो, बस कुछ देर में मैं वापस आती हूँ। फिर चाची मुझे छोड़कर वहां से पलट गई। उस औरत ने मुझे अंदर ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर जैसे जैसे वह मुझे अपने साथ लेकर अंदर जाने लगी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे तो एक अलग ही जगह बनी हुई थी, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और एक अजीब सी बू महक रही थी। कुछ कदम चलने के बाद ही मुझे आइडिया हो गया कि किसी नॉर्मल जगह पर नहीं हूं, ये अलग ही जगह थी। दरवाज़ों के पास छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई लड़कियां खड़ी हुई थीं, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। उनके कपड़े, उनके चेहरे पर भरा हुआ मेकअप मुझे एक अलग ही सच्चाई बता रहा था। मैं चलते चलते रुक गई तो एक औरत पलटकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उसे कहा कि मुझे वापस जाना है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर वह औरत जोर से हंसी और कहने लगी कि इस दरवाजे से अंदर आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी चाची तुमसे जान छुड़ाकर यहां से जा चुकी है। अब ना ही वह कभी लौटकर वापस आएगी और ना ही तू कभी यहां से बाहर जा सकेगी। ये मेरी दुनिया है, यहां पर मेरा राज चलता है। तू भी एक औरत है, इसलिए तुझे भी यहां पर रहकर मेरा कहना मानना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से कस के छुड़ाया और कहा, मैं यहां पर किसी कीमत पर नहीं रहूंगी और मेरी चाची कुछ देर में आती ही होगी। मैं बाहर जाने के लिए जैसे ही पलटी तो उसने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली और जोर से खींची, जिससे मेरी कमीज फट गई। फिर मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाशा दे मारा और मैं जमीन पर गिर गई। मेरे मुंह से खून निकलने लगा। वो औरत मेरे पास बैठकर कहने लगी कि तेरी चाची तुझे यहां पर बेच कर गई है और अब तू मेरी खरीदी हुई गुलाम है। मैंने तेरी महंगी कीमत दी है, उसको चल अब जा,
और जाकर तैयार हो। रात को कस्टमर आएंगे और तुझे भी यहां लाइन में खड़ा होना होगा। फिर उसने एक औरत को आवाज देकर बुलाया और मुझे उसके हवाले कर दिया। मैं उस समय हक्का बक्का थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मेरी चाची मेरी मां की तरह थी। पिछले 4 साल से मैं अपनी चाची के साथ रह रही थी। वह मेरे ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकती है? मैं चाहकर भी उस औरत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था ये एक भयानक सपना है कि कुछ देर बाद मेरी आंख खुलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह मेरी बदकिस्मती थी कि यह कोई सपना नहीं था, बल्कि जिंदगी की एक कड़वी हकीकत थी। वो दूसरी औरत मुझे एक अंधेरे से कमरे में ले गई। उसने खुशबूदार पानी बनाया और उसमें मुझे स्नान करावाया। मेरे चीखने चिल्लाने का रोने धोने का उस औरत पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो कहने लगी, तुझ जैसी लड़कियां यहां रोज आती हैं, 1-2 दिन रोती है, उसके बाद खुद ही खुशी खुशी बिस्तर पर चली जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि अब यही मेरी जिंदगी है, इसलिए तुम भी अब खुशी खुशी यह जिंदगी स्वीकार कर लो। जो भी है, जैसी भी है, यही तुम्हारी जिंदगी है, इसीलिए खुशी खुशी इस काम को कर लो, वरना सायरा बानो यही काम तुमसे जबरदस्ती करवाएंगी और तुझे तकलीफ भी ज्यादा होगी। उनकी बातें सुनकर मेरे वजूद में करंट दौड़ गया था। मैं 17 साल की थी और वह मुझे इस धंधे में उतारना चाहती थी। वह मुझे कमरे की तरफ खींचते हुए ले गई, जहां से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वो कहने लगी, देखो, ये लड़की सायरा बानो की बात नहीं मान रही थी, इसीलिए उसे यहां पर बंद करके रखा गया है। इस बेचारी को ना खाने को कुछ दिया जा रहा है और ना ही पीने को। अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भी ना खाने को कुछ दिया जाएगा और ना ही पीने को, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसकी जबरदस्ती करने पर मैंने खुशबूदार पानी से स्नान किया था और फिर उसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह पहले वाली औरत, जिसका नाम सायरा बानो था, वह वापस आ गई। उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगी, तू तो सच में बहुत खूबसूरत है और बड़ी कमाल की चीज है, तेरे तो बड़े अच्छे दाम लगेंगे। मैं तेरी चाची को भी बहुत पैसा दिया है, वह सारा पैसा मैं तेरे शरीर को बेचकर वसूल करूंगी। सायरा बानो भद्दी सी हंसी तो उसके पान से सने हुए दांत दिखाई दिए। ये नज़ारा मैंने अक्सर फिल्मों में देखा था, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आ जाएगा। अब भी मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उस औरत से पूछा कि मेरी चाची मुझे यहां पर छोड़कर क्यों गई है। वो जोर से हंसी और कहने लगी, यह तो तुझे मालूम होगा, हम तो बस माल खरीदते हैं, माल हम तक क्यों लाया जाता है यह हमें नहीं मालूम। वो दूसरी औरत, जिसका नाम बेगम जान था,